अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ाकिर मलिक भलेसी हूँ और आज मैं दुनिया के उन तमाम आर्टिस्ट्स को मुबारकबाद पेश करूँगा जिन्होंने इस्लामिक आर्ट को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया और बहुत सारी कम्युनिटीज़ और बहुत सारे कल्चर्स के दरमियान में एक ब्रिज बनाने का काम किया। एक पुल की हैसियत उनकी मानी जाती है हिस्ट्री के अंदर। उन तमाम आर्टिस्ट्स को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा क्योंकि आज जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामिक आर्ट है और इस हवाले से यूनेस्को ने 2019 में ये फ़ैसला लिया था कि 2020 से 18 नवंबर से पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक आर्ट का एक दिन मनाया जाएगा। तो इसी हवाले से मैं आज आपके सामने आया हूँ ताकि उन तमाम लोगों को खराज अक़ीदत पेश कर सकूँ और मुबारकबाद पेश कर सकूँ जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक आर्ट में एक ब्रिज का काम किया और प्यार और मोहब्बत फैलाने का काम किया। दोस्तों, इस्लामिक आर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और 1400 साल पहले से भी इस्लामिक आर्ट जो है वो दुनिया में बहुत मारूफ आर्ट माना जाता है। इसमें बहुत सारी किस्में हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो इस्लामिक आर्ट है उसकी सबसे बड़ी खासियत जो है, पहले भी मैं ये बता दूं आपको कि सबसे बड़ी खासियत ये होती है इस्लामिक आर्ट की कि इसमें जियोमेट्रिकल जो डिज़ाइन है उसका इस्तेमाल होता है। कहीं भी फिगर्स का इस्तेमाल आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो उसकी ममानत जो है वो की गई है कुरान के अंदर। तो फिगर्स का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। मुग़ल्स के दौर में कुछ फिगर्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उससे पहले या उसके बाद जो है इस्लामिक आर्ट में कहीं भी पिक्टोरल या फिगर्स का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जियोमेट्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें कई तरह के आर्ट हैं जो इस्लामिक आर्ट हैं जो मशहूर हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कैलीग्राफी है। तो इस्लामिक कैलीग्राफी जो है उसका कंसेप्ट कुरान से ही आया है क्योंकि कुरान की खुशखती जो है वो कैलीग्राफी में जो है उसका इस्तेमाल होता था। और उसके अलावा उर्दू पर्शियन का जो स्क्रिप्ट है उसमें भी कैलीग्राफी लिखने का एक रिवाज जो है बहुत पुराने ज़माने से ही है। तो कैलीग्राफिक कंसेप्ट जो है वो इसलिए आया क्योंकि पिक्टोरल और जो शक्लों का इस्तेमाल नहीं होता था इस्लाम के अंदर, वो कैलीग्राफी के ज़रिए खूबसूरत से खूबसूरत बनाने का एक काम जो है वो तारीख़ में हुआ है। इसीलिए जो है इस्लामिक कैलीग्राफी जो है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भी बहुत मकबूल और मारूफ माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो सबसे पहला नमूना हमारे पास आता है वो मक्का आता है और उसके बाद अगर हम मदीना शहर में जाएं तो मस्जिद नबवी का जो हमारे पास एक आर्किटेक्चर का एक मॉडल मौजूद है और उसी मॉडल पे बाद में भी कई मसाजिद जो हैं बने, कई किले बने और कई दूसरे जो इस्लामिक बिल्डिंग्स हैं वो वजूद में आई। हिंदुस्तान के अंदर भी मुग़ल्स के दौर में इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नमूना जो है हमारे पास आज भी मौजूद है। हमारे पास ताज महल है, लाल किला है, जामिया मस्जिद दिल्ली है, हुमायूं टॉम्ब है और इसके अलावा जो बाकी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं मुग़ल हेरिटेज में, वो सब इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नमूना है। तो उस दौर में भी जो इस्लामिक आर्किटेक्चर हिंदुस्तान में आया वो ज़्यादातर तो तुर्क से आया और कुछ जो है वो ईरान से जो है कई इंजीनियर्स यहाँ पे बुलाए गए, बगदाद से इंजीनियर्स बुलाए गए और उन इंजीनियर्स ने इसके अंदर जो है इंडिया के अंदर काम किया और इस्लामिक आर्किटेक्चर को फैलाने में बहुत अहम रोल अदा किया। इसके अलावा अगर हम बात करें पेंटिंग्स की तो पेंटिंग्स भी इस्लामिक आर्ट का एक बहुत अच्छा नमूना माना जाता है और पुराने वक़्त में ही इस्लामिक पेंटिंग जो है काफ़ी मकबूल और मारूफ जो है सनफ़ मानी जाती है। और जो इस्लामिक पेंटिंग है वो ज़्यादातर या तो वॉल्स पे यूज़ होती थी या फिर जो कि बुक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा मकबूल जो है वो बुक्स की पेंटिंग होती थी। जो बुक्स के कवर्स बनते थे या बुक्स का बैक पेज बनता था तो वो इस्लामिक पेंटिंग से ही बनाए जाते थे और काफ़ी मकबूल जो है इसको माना गया क्योंकि पुराने जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारे पास पुरानी किताबें हैं, उनके कवर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें बेहतरीन नमूने जो हैं वो पेंटिंग के हमारे पास मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस्लामिक आर्ट की तो गिलास वर्क एक बहुत मशहूर आर्ट माना गया है पुराने वक़्त में
اور یہ جو ہوتا تھا گلاس پہ پینٹنگز کی جاتی تھی، اور اس پینٹنگ کو بعد میں بیچا جاتا تھا مارکیٹس کے اندر، اور اونچے اونچے داموں میں اس کو خریدا جاتا تھا، اور جو ہائر کلاس لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ تر اس کے شوقین ہوتے تھے کہ گلاسز کے اوپر جو ہے وہ پینٹنگز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ٹیکسٹائل آرٹ جو ہے وہ بھی اسلامک آرٹ بہت مشہور رہا، اور پوری دنیا کے اندر آج بھی اسلامک آرٹ جو ٹیکسٹائل ہے وہ بہت مشہور ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کارپیٹس، جو اسلامک کارپیٹس ہیں وہ جو ہے بہت کافی مشہور ہیں، اور کئی آرٹسٹ آج بھی جو کارپیٹس بنانے کا کام کیا ہے۔ عام طور پر یہ جو ہے مساجد کے اندر یا جائے نماز کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ ان کارپیٹس جو ان ٹیکسٹائل سے جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو کل ملا کے اگر میں بات کروں پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی 1400 سال سے آج تک اسلامک آرٹ کا ایک بہت اہم رول رہا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی بہت اہم رول رہے گا۔ اسلامک آرٹ نے بہت سے کلچرز کو آپس میں ملانے کی ایک کوشش کی ہے، اور کلچرز کے درمیان میں، مذاہب کے درمیان میں، سوسائٹیز کے درمیان میں ایک برج بننے کا، ایک پل بننے کا کام کیا ہے، اور یہ آرٹسٹوں کی یہ کوشش آگے بھی جاری رہنی چاہیے۔ میں اسلامک آرٹسٹ کے تمام لوگوں کو آج اس دن پر بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آج کی بات ختم کروں گا، پھر کسی دن ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔